और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपका मैं फिर स्वागत करता हूँ ग्रामर के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल का 2 वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी बेनिफिट्स मिलता रहे। आर्टिकल में अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो ये था कि आर्टिकल क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी डिस्कस किया गया। कल 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उसके पहले जो आने वाला आर्टिकल होता है वो उस एडजेक्टिव के हिसाब से लगता है। सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ है फास्ट, ये वर्ड कैसे शुरू होता है? एफ कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो इसके पहले लगेगा ए। लेकिन कहीं पर अगर एक्सीलेंट लिखा हुआ है तो वहां पे ई के हिसाब से आर्टिकल एन का यूज होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसके पहले वाले वीडियो में, उसको आप देखना मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो यूजेजेस ऑफ ए एंड एन। 3 तरह का यूज हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जिसमें एक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज दूसरा यूज हम लोग करते हैं कि ए और एन को कहां पे यूज किया जाता है, ए और एन को कहां पे यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नंबर और क्वांटिटी के केस में होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ए एंड एन can be used for showing number and quantity, for showing number and quantity। अब क्वेश्चन होगा कि इसके बारे में बताइए कि हाउ दीज 2 आर्टिकल्स आर यूज्ड इन शोइंग नंबर एंड क्वांटिटी। तो इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन जो हम लोग यूज करते हैं वो भी आपके कन्वीनियंस के लिए यहां पे लिखता हूं। ए गुड नंबर ऑफ, ये हम लोग यूज करते हैं। जैसे ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई क्लास, तो वहां पर गुड के पहले ए लगा होना जरूरी है। ए गुड नंबर ऑफ, उसी तरह से ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, फिर हम लोग लिख सकते हैं ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ, ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ, करेक्ट। उसी तरह से ए अगर क्वांटिटी दिखाने की बात होगी तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। उसी तरह से ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, फिर ए ग्रेट डील ऑफ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस पर बेस्ड एरर्स भी आता है। ए ग्रेट डील ऑफ, फिर यहां पे एंड भी आएगा, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ। दीज आर द एग्जाम्पल्स जहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ए गुड नंबर ऑफ में ए लगा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ में भी ए लगा हुआ है, ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ में भी ए लगा हुआ है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ में भी ए लगा हुआ है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ में भी ए लगा हुआ है। उसी तरह से ए ग्रेट डील ऑफ, मतलब जब किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इस एक्सप्रेशन को, ए ग्रेट डील ऑफ, यहाँ पर भी ए लगा हुआ है। और लास्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पे था अभी, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ। इस स्क्रीन को ठीक से देख लेंगे
और ज़रूरत होगी तो वीडियो को रोक के इसको एक जगह पे नोट कर लेना भी अच्छा होगा। नाउ वी डिस्कस कि इस पर बेस्ड एरर्स कैसे आता होगा। इस पे एरर्स देखते हैं, उसके सेंटेंस को यहां पे लिखा जाए। We are discussing concept 2 related to usages of A and N। अब इस पर बेस्ड एरर कैसे आ सकता है ये हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज किसी एग्जाम में ये एक सेंटेंस है जिसमें कि आपको एरर खोजना है कि कहाँ पे एरर है। तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूँ, whenever my friend visits me, he puts me to lot of troubles। He puts me to lot of troubles। ज़्यादातर दोस्त कैसे होते हैं? ज़्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी परेशानी में आपको मदद करते हैं, बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कोई दोस्त ऐसा भी मिलता है जो जब भी आपसे मिलता है या आपके पास आता है आपके लिए कोई ना कोई लफड़ा क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आएगा, बोलेगा अपनी बाइक दो तो जैसा घूम के आता हूँ मैं, और जब आप उसको हेलमेट बोलिएगा कि हेलमेट ले लो भाई, हेलमेट की चेकिंग चलती है, तो बोलेगा ना हमको कौन रोकेगा, हम तो बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते हैं, और आपकी बाइक लेकर चला जाएगा। कहीं पर ट्रैफिक चेकिंग में उसको पकड़ लिया जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी, तब वहाँ से फ़ोन करेगा कि देखो इतना इतना पेनाल्टी लग गया, तो तुमको देना पड़ेगा, पैसा तो मेरे पास अभी है नहीं। देन यू विल हैव टू गो टू दैट प्लेस, और वहाँ पर पुलिस से पेनाल्टी आपको पे करके अपनी गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है। वैसे ही एक फ्रेंड के बारे में यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, वेन एवर माई फ्रेंड विजिट्स मी ही पुट्स मी टू लॉट ऑफ ट्रबल्स। और आपसे कहा गया कि इसमें एरर कहाँ पे है ये आप बताइए, तो आपका ध्यान जाना चाहिए लॉट ऑफ। लॉट ऑफ ये क्वांटिटी शो करता है, बट इसके लिए ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। यहाँ पर इसके पहले आना चाहिए ए लॉट ऑफ ट्रबल्स। मीन्स एरर कहाँ पे था? तो ये एरर यहाँ पे था, यहाँ पर आर्टिकल ए वॉज मिसिंग, तो ए लॉट ऑफ ट्रबल्स। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब लॉट ऑफ रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ए लॉट ऑफ, बट कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है कि लॉट की जगह पे लॉट्स लिखा रहता है, लॉट का प्लूरल यूज किया जाता है और वहां पे लॉट्स ऑफ लिखा होता है। इन दैट केस आपको यहां पर ए यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, ही पुट्स मी टू लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, लॉट्स अगर पहले ही लिखा होता यहाँ पे, तब ये सेंटेंस कैसा केस होता? ये नो एरर का केस होता, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स के पहले ए लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस किया उस पर बेस्ड आता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, दूसरा एग्जाम्पल है, वो आप लोगों से ही रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही रिलेटेड है, जो कि दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इंडिया में चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ इस बात को कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना एक लॉटरी निकलने के जैसा है। लेकिन फिर भी जो लोग सिंसियर एफर्ट्स लगाते हैं उनका रिजल्ट आता भी है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पे है, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वर्ड क्रैक यूज किया जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए। सो इफ यू वांट टू क्रैक ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, you are supposed to
put in great deal of efforts. Great deal of efforts. This is the sentence given for detecting error. यहां पे देखते हैं एफर्ट्स की क्वांटिटी बताई जा रही है कि कैसा मामूली एफर्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा क्या? नेवर, कभी भी आप सक्सीड नहीं करेंगे. तो दिस इज अंडरस्टूड कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी. द अमाउंट ऑफ एफर्ट शुड बी ग्रेट. तो उसको दिखाने के लिए यहां पर यूज किया गया है ए ग्रेट डील ऑफ. इसके पहले वाले स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे जो बोर्ड पे मैंने लिखा था तो एक एक्सप्रेशन वहां पे लिखा गया था ए ग्रेट डील ऑफ. तो इस केस में अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर ए मिसिंग है. आर्टिकल ये ए यहां पे होना चाहिए था जो कि आपके सेंटेंस में नहीं दिया गया था. तो वी कैन सेफली से दैट द एरर इन दिस सेंटेंस लाइज इन दिस पार्ट. इस पार्ट में एरर था. अगर ग्रेट डील ऑफ के पहले हम लोग ए लगा देते तो ये एरर नहीं रहता और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता. तो इस तरह से अगर जो एक्सप्रेशंस लिखे गए उसको आप ध्यान में रखिएगा तो आसानी से इस पर बेस्ड एरर को आप एग्जाम में कर पाएंगे या किसी भी प्रैक्टिस सेट में कर पाएंगे. उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट 3 की तरफ जो कि आर्टिकल पर ही बेस्ड है. ये वाला बहुत मजेदार है. इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा एंड आई विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल ऑल्सो. ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आर्टिकल का यूज कभी कभी इस तरह के एक्सप्रेशंस में भी किया जाता है. कौन कौन से वो एक्सप्रेशन है वो मैं यहां पे लिखूंगा, आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं. ए एंड एन आर यूज्ड. A and N are used in the following expressions. In the following expressions. कौन कौन से expressions है that I am going to write for you. यहाँ पे in a hurry ऐसे लिखते हैं इसको. In a hurry, in a race. जो मीनिंग आपको नहीं आता अभी मैं डिस्कस करूंगा. जैसे यू मे नॉट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रेज, इसको अभी डिस्क्राइब करूंगा. देन इन ए डिलेमा, इन ए डिलेमा. फिर टेक ए ब्रेक, टेक ए मील, have a headache, take a bath. उसी तरह से win a scholarship, take a ride. इतने एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे गए. हेडेक में यहाँ पे ई भी होगा. इन ए हरी, इन ए रेस, इन ए डिलेमा, टेक ए ब्रेक, टेक ए मील, हैव ए हेडेक, टेक ए बाथ, विन ए स्कॉलरशिप. उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ध्यान में आया, टेक ए रिस्क. यहाँ पे सब में हमने क्या देखा कि यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है. एरर में जब आएगा तो क्या करेगा, इस ए को ड्रॉप कर देगा. जैसे कहीं पे लिखना है टेक ए रिस्क, आपको लिखा हुआ मिलेगा टेक रिस्क. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो आपको लगेगा कि रिस्क लेना, इसके लिए तो सही लिखा हुआ है टेक रिस्क, बट वो गलत होगा. वहां पे टेक ए रिस्क लिखा जाना चाहिए. तो
अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा वर्ड आप नहीं जानते होंगे। हरी मीन्स तो होता है जल्दबाजी, ये यू मे बी नोइंग दिस। रेज, ये वाला वर्ड हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसके जगह पे दो वर्ड हम लोग जानते हैं अलग से। एक रेज, रेज मीन्स किरणें, सूरज की किरणें, सन रेज। और एक और वर्ड होता है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना भी। जैसे गवर्नमेंट आजकल पेट्रोल और डीजल के प्राइस को रेज कर रही है, आज उस पर एक अच्छा एडिटोरियल भी आया हुआ है। रेज का मतलब बढ़ाना, बट यहां पे जो वर्ड है ये है रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टर्म चलता है रोड रेज। रोड रेज, जब हम लोग ट्रैफिक में चलते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, जैम का प्रॉब्लम अगर है, आप हड़बड़ी में हैं, तो आपके मन में गुस्सा आते रहता है, तो दिस इज कॉल्ड रोड रेज। एंड इट इज एडवाइज्ड, ऐसी सलाह दी जाती है कि जब भी आप ड्राइव करें तो यू मस्ट ट्राई टू अवॉइड रोड रेज। वो जो गुस्सा आता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, और नहीं तो कभी कभी बड़ा लफड़ा हो जाता है। मान लीजिए गुस्से में आप किसी से भिड़ गए और वो ज़्यादा ताकतवर आदमी निकला, तो ही मे कॉज डैमेज टू यू, तो आपको वो परेशानी में डाल देगा। हो सकता है मार पीट कर दे, तो बिना मतलब का लफड़ा हो जाएगा। तो वेन एवर यू ड्राइव यू मस्ट अवॉइड द रोड रेज। तो रेज का मतलब गुस्सा। एक और वर्ड यहाँ पे है, ज़्यादातर लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं डायलेमा, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिलेमा। डिलेमा, इसका हिंदी अगर हम लिखें तो डिलेमा मीन्स होता है दुविधा। कंफ्यूजन के लिए दूसरा वर्ड है डिलेमा। बट आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंफ्यूजन एंड डिलेमा, इसको आप क्लैरिफाई कीजिए। तो जब आदमी के पास दो ऑप्शन होता है तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए डिलेमा। डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, एसएससी क्वालिफाई करें कि बैंक क्वालिफाई करें। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिलेमा। मान लीजिए कोई आपके पास दो हाथ में, अपने दोनों हाथ में मिठाई का डब्बा लेके आता है। एक में बहुत अच्छा शुद्ध देसी घी के बेसन का लड्डू है और दूसरा प्योर खोवा का पेड़ा है, और बोलता है कि ले लो। आपको क्या लगेगा कि एक एक पीस कम से कम दोनों ले लेंगे, लेकिन तब तक वो बोलता है कि नहीं भाई, इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा, इधर लड्डू और पेड़ा। देन यू फाइंड हिमसेल्फ इन ए डिलेमा कि कौन सा लें। खाने का तो मन दोनों है, तो बेसन का लड्डू लें कि पेड़ा लें। तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, डिलेमा। देन उसके बाद जो वर्ड्स है वो सब आप जानते होंगे। ब्रेक का मतलब थोड़ा सा आराम, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ब्रेक की जगह पे रेस्ट भी लिख सकते हैं, टेक ए रेस्ट। उसी तरह से मील का मतलब खाना, हेडेक यू नो, सर में दर्द, बाथ, स्नान। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप एक ऐसा वर्ड है जो ज़्यादातर हिंदी में भी इंग्लिश ही बोला जाता है, स्कॉलरशिप ही बोलते हैं, लेकिन अगर इसकी हिंदी पूछी जाए तो होता है छात्रवृत्ति। फिर एक वर्ड है टेक ए राइड, अगर किसी चीज़ पे सवारी करनी है तो वहाँ पे टेक ए राइड। एंड टेक ए रिस्क मीन्स जोखिम लेना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे गए हैं, और इस पर बेस्ड एरर्स कैसे आता है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एरर उसका पहला सेंटेंस है, students sometimes find themselves in dilemma while choosing their
करियर्स। ये एक सेंटेंस है जो कि एक एग्ज़ाम में मान लीजिए कि पूछा जाता है और आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। यू आर आस्क्ड टू डिटेक्ट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, तब आप इसको कैसे करेंगे? जैसे ही अगर ये वाले एक्सप्रेशंस आपके ध्यान में रहेंगे कि हाँ बीके सिन्हा सर का मैंने क्लास किया था, बोर्ड पे उन्होंने एक्सप्रेशंस को लिखा था और उसमें डिलेमा वर्ड को थोड़ा एलेबरेट भी किया था, तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जाना पहचाना हुआ एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ गलती दिख रही है, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इन डिलेमा नहीं होगा, इन प्लेस इन बिटवीन इन एंड डिलेमा यहां पे एक आर्टिकल ए का रखा जाना जरूरी था, तब जाकर ये वाला एरर आप सही बना पाएंगे। सो स्टूडेंट्स समटाइम्स फाइंड देमसेल्व्स इन ए डिलेमा व्हाइल चूजिंग देयर करियर्स। यहाँ पे एक वर्ड है करियर, इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं। एक वर्ड होता है कैरियर, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो है करियर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कैरियर, और इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे करियर। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन वाइज these words are different and so are they in their मीनिंग में भी दोनों में अंतर है। कैरी एक वर्ड हम लोग जानते हैं, कैरी का मतलब होता है ढोना, धोना, और उसी से बनता है वर्ड कैरियर, ढोने वाला। साइकिल में जो पीछे लगा रहता है वो क्या कहलाता है? कैरियर रहता है। लेकिन आजकल के नए ज़माने वाली जो साइकिल्स हैं उसमें कैरियर नहीं रहता, लेकिन जो पुराने मॉडल की साइकिल्स है उसमें कैरियर रहता है और उसमें झोला वोला लोग कैरी करके चलते हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे ट्रक में लिखा हुआ रहता है पब्लिक कैरियर, सार्वजनिक वाहन, तो वो लोगों के सामान को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज वाई उसको कहा जाता है पब्लिक कैरियर। और दूसरा वर्ड ये जो है करियर, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मेरा करियर कैसा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सोचते रहता हूँ। आप स्टूडेंट हो नाउ टेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको भी अपने करियर की चिंता हमेशा लगी हुई रहती होगी, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस था जो एरर में इस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो। ये वाला भी एग्जाम्पल आपको याद रहेगा जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। The MLA slapped the officer in rage. This is a sentence. एक MLA है, बहुत गुस्से में है और राजनीति का गर्मी भी है, पॉलिटिक्स की गर्मी भी उसके अंदर है। उसने क्या किया, एक ऑफिसर को गुस्से में ही एक तमाचा लगा दिया। स्लैप यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना, ठीक है। सो द एमएलए स्लैप द ऑफिसर इन रेज। इसमें एरर कहां पे है, दिस यू हैव टू डिसाइड। तो अभी जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था और इस पर भी चर्चा की गई थी, क्या था वहां पे, वो एक्सप्रेशन था इन ए रेज। गुस्से में के लिए हम लोग यूज करते हैं इन ए रेज। अगर वहां पे ए हम लगा देंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरर किस पार्ट में था, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद इन के बाद यहाँ पर ए लगना चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके एरर को आसानी से बना सकते हैं और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था 3 कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिस्कस किया कि
कि ए और एंड को हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, नंबर 1। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी एरर्स के वो आपको करके दिखा दिया गया, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द सेम क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ इन एनी एग्जाम, बट इससे मिलता जुलता सेंटेंस होगा जिसमें कि आप आसानी से एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, बट आई एम श्योर कि इतने एक्सप्लेनेशन के बाद डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, देन वी कम टू अनदर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल तो 3 थे, ए, एन और द, उसमें से ए और एन चूंकि मिलते जुलते आर्टिकल्स थे, इनडेफिनिट आर्टिकल्स थे, इसीलिए उसकी चर्चा एक जगह पर की गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेजेस ऑफ द को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला यूज क्या है, आप अगर रिवाइंड करेंगे तो देखेंगे कि ए और एन के बारे में जो पहला यूज मैंने बताया था वो क्या था कि ए एंड एन आर यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन को यूज किया जाता है, लेकिन द का जो यूज है वो बहुत वाइड है। क्यों वाइड है? क्योंकि ये भी हम लोग जानते हैं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि नाउन को काउंटिंग के हिसाब से कितने भाग में बांटा गया था। पहला था सिंगुलर काउंटेबल, नाउन्स काउंटिंग के हिसाब से 3 तरह का होता है। पहला था सिंगुलर काउंटेबल, दूसरा था प्लूरल काउंटेबल और तीसरा था अनकाउंटेबल। यही 3 तरह के नाउन थे। अगर ए और एन के यूज को देखा जाए तो उसका यूज बहुत लिमिटेड था। क्यों? क्योंकि ए और एन को हम लोग सिर्फ यूज करते थे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। 3 नाउन है लेकिन उसमें से सिर्फ एक नाउन के लिए यूज किया जाता है ए और एन। जबकि जहां तक द की बात है तो द को हम लोग इन तीनों नाउन्स के लिए यूज कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय आर्टिकल द कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कैसे इसको यूज करेंगे इसका एग्जाम्पल अभी देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर कॉमा प्लूरल एंड प्लूरल काउंटेबल, यहां पे लिखना अच्छा रहेगा, प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर कॉमा प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इज इट क्लियर? अब इसको हम लोग एग्जाम्पल तीनों के लिए, चूंकि 3 जगह पे यूज करते हैं तो तीनों का एग्जाम्पल भी यहां पे लिखना जरूरी होगा। दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। For example, he is the student, he is the student who is expected to
who is expected to top the list. He is the student who is expected to top the list. किसी एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उसमें से एक डेफिनेट स्टूडेंट के बारे में मैंने कहा कि देख लो वह वही स्टूडेंट है जिसकी उम्मीद है कि वो इस एग्जाम में टॉप करेगा. एग्जाम में टॉप करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, टॉप द लिस्ट. एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द कहाँ पे लगा हुआ है. द यहाँ है और द के बाद आने वाला जो नाउन है स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है. ही इज द स्टूडेंट हु इज एक्सपेक्टेड टू टॉप द लिस्ट. तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है. इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, हमने क्या लिखा था कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ साथ द को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं दे आर द पीपल हु हैव gathered to protest against Sushant Singh Rajput's suicide. ये बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आजकल बहुत करेंसी में है ये. दे आर द पीपल हु हैव गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड. ठीक है, यहां पर देखते हैं कि यहां पे एक दो वर्ड है. जैसे सुसाइड का मतलब आप लोग जानते होंगे आत्महत्या, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध, और गैदर का मतलब होता है कहीं पे इकट्ठा होना. इसी से वर्ड बनता है गैदरिंग. लोगों के जमावड़ा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गैदरिंग. सो दीज आर 2-3 वर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस सेंटेंस. बट यहाँ पे देखते हैं कि द कहाँ पे लगाया गया है. यहाँ पर द लगाया गया है और किसके पहले लगाया गया है? तो पीपल के पहले. और पीपल क्या है? पीपल क्या है? पीपल एक प्लूरल वर्ड है, लोगों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. यानी कि इस सेंटेंस से ये साफ पता चलता है कि लोगों के लिए जो वर्ड पीपल है ये अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल के पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज कर सकते हैं. समझ में आ गया होगा? तो ये था दूसरा. एक क्या बचा उसको भी यहां पे लिखूंगा आपके लिए कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर अनकाउंटेबल नाउन वाला एक एग्जाम्पल बताइए. दो तो आपने बताया, हम लोगों को समझ में भी आ गया, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल का. नाउ यू डिस्कस एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू अनकाउंटेबल नाउन. तो उसके लिए एग्जाम्पल बताता हूं. द वाटर ऑफ दिस pond, the water of this pond is contaminated. कोई छोटा सा तालाब है और उसका पानी दूषित है. दूषित के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं contaminated. ये एक अच्छा वर्ड है, दूषित. पानी के लिए contaminated वर्ड ज्यादा सही है. एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग polluted वर्ड यूज करते हैं, right? But in this case we are using the word contaminated. यहां पर देखते हैं कि द कहां लगा हुआ है. तो द यहां पे दिखाई पड़ता है और किसके पहले है? तो वाटर के पहले है. वाटर क्या है? वाटर एक नाउन है, बट दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. वाटर को आप गिन नहीं सकते, लेकिन उसके पहले द जरूर लग सकता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि द का यूज कहां कहां पे होता है.
ठीक है, अगले क्लास में फिर आर्टिकल के इसी डिस्कशन को हम लोग आगे करेंगे। बट जैसा कि मैंने कल किया था वैसा आज भी करूंगा। लास्ट में जो 5-7 मिनट होगा वो थोड़ा वर्ड्स पर डिस्कशन होगा, अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा, और इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वैसे वर्ड्स जो दिखने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग वाइज दे आर वेरी डिफरेंट, और उस मीनिंग को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फिलर्स करते हैं या क्लोज टेस्ट करते हैं या एरर में भी जहां पे यूज होना चाहिए वर्ड ए वहां पे यूज कर देता है वर्ड बी, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो जाता है। तो उस हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे 5 वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसको हम लिखते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ज्यादातर तो इनका पेयर होता है, लेकिन जैसे पहला ही एग्जाम्पल है जो पेयर नहीं है बल्कि 3 वर्ड एक जैसे सुनने में है, दिखने में है, लेकिन मीनिंग वाइज वे अलग अलग हैं। पहला वर्ड है एसेंट, सेकेंड वर्ड इज एसेंट, एंड थर्ड जो वर्ड है वो है एक्सेंट। ठीक है, यहां पर जो पहला वर्ड है एसेंट, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति, और अगर ये वर्ब है तो अब इसका मतलब होता है स्वीकृति देना। आपका क्वेश्चन होगा कि सर कंसेंट भी तो एक वर्ड है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कंसेंट हम लोग जनरल सेंस में यूज करते हैं, बट ऑफिशियल सेंस में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं एसेंट को। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू दिस बिल। इस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति दी, तो वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करेंगे एसेंट। दूसरा जो वर्ड है ये है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई। ये वर्ड कैसे बना होगा? ये नाउन है और ये वर्ड बना है इस वर्ड से। आप ये वर्ड जानते होंगे, एसेंट वर्ब भी होता है। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना। जैसे ही असेंडेड द माउंटेन, उसने पहाड़ पर चढ़ाई की, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। बट एसेंट मीन्स चढ़ाई। अब जैसे इस वर्ड को बहुत ब्यूटीफुली लिखा जा सकता है, द एसेंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत career, the ascent of Sushant Singh Rajput career was praiseworthy, प्रशंसनीय था या प्रशंसा के लायक था। वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सुशांत सिंह के फिल्मी करियर का जो ग्राफ था या उसकी जो चढ़ाई थी वो प्रशंसनीय थी। यहाँ पे प्रशंसा के लायक वर्ड यूज किया गया है प्रेज वर्दी, और यहाँ पे एसेंट यूज किया गया। ठीक है, फिर ये जो वर्ड है एक्सेंट, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एक्सेंट। एक्सेंट मीन्स होता है बोलने का तरीका, बोलने का तरीका, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सेंट। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंग्रेजी बोलने का, इंग्लिश बोलने का स्टाइल बिल्कुल अंग्रेजों की तरह होता है, तो हम कह सकते हैं कि हिज एक्सेंट इज दैट लाइक ऑफ एन इंग्लिश मैन। अंग्रेजों की तरह उसके बोलने का तरीका है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये 3 वर्ड थे जो आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाले थे। अब देखते हैं और दूसरा पेयर क्या हो सकता है।
सेकेंड पेयर चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। इंग्लिश को इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ये एक समुद्र की तरह है। दिस इज लाइक एन ओशन। इतने वर्ड्स हैं और इतने क्लोज वर्ड्स हैं कि इस पे कमांड करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बिफोर यू। यहाँ पे भी दो वर्ड है, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बताया जाएगा तो आपको दोनों एक जैसे लगेंगे, बट दोनों में डिफरेंस है। अगर हम देखें तो चाइल्ड लाइक एक एडजेक्टिव है और चाइल्डिश भी एक एडजेक्टिव है, करेक्ट। लेकिन चाइल्ड लाइक जो है वो एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वन इज प्लेजेंट एंड द अदर इज अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जो चीज़ आपको आनंद देती है दैट इज प्लेजेंट, और जो चीज़ आपको परेशान कर देती है या दुखी कर देती है दैट इज अनप्लेजेंट। अगर कोई बोलता है आपके बारे में कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, देन यू फील गुड, तब आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि अरे वो एकदम बेकार स्टूडेंट है, भोंदा है, ब्लंट है, तब क्या होगा? यू विल फील सैड कि उसने मेरे बारे में ऐसा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव क्यों यूज किया। तो प्लेजेंट एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जबकि अनप्लेजेंट एक नेगेटिव एडजेक्टिव होता है। दिस यू शुड हैव इन माइंड। तो यहाँ पर हैं तो दोनों ही एडजेक्टिव्स, चाइल्ड लाइक भी और चाइल्डिश भी, बट चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि चाइल्डिश एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम, बच्चों के जैसा। बच्चे क्या होते हैं? बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, मासूम। जैसे आई लाइक हिज चाइल्ड लाइक बिहेवियर, उसका जो मासूम व्यवहार है वो मुझे पसंद है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और चाइल्डिश एक निगेटिव वर्ड है, इसके लिए हम लोग वर्ड, हिंदी वर्ड यूज करते हैं बचकाना। बचकाना या बेवकूफ़ी से भरा हुआ, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं चाइल्डिश। जैसे उसने इस मौके को छोड़ दिया, ये उसका जो डिसीजन था ये गलतियों से भरा हुआ था, एकदम बचकाना डिसीजन था। तो दिस वॉज हिज चाइल्डिश डिसीजन, दिस वॉज हिज चाइल्डिश डिसीजन। तो यहाँ पे जो चाइल्डिश वर्ड यूज किया गया एज एन एडजेक्टिव, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया गया कि ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ था, चाइल्डिश था। तो ये दो वर्ड भी वैसे ही थे जो कंफ्यूज करने के लिए काफी थे। देन वी डिस्कस थर्ड पेयर। एक वर्ड आप लोग जानते होंगे, बेल, ये एक नाउन है। एक और वर्ड है एकदम मिलता जुलता, प्रोनाउंसिएशन भी एक ही जैसा है, बेल, ये भी नाउन है। बट दोनों का चूंकि स्पेलिंग डिफरेंट है ना, यहाँ पे AIL है, यहाँ पे ALE है, तो मीनिंग भी दोनों का अलग होगा। बेल का मतलब होता है जमानत। वह आदमी जमानत पर रिहा हो गया, he was released on bail। तो यहां पे बेल का मतलब हुआ जमानत। सिंपल वर्ड है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। बट ये जो बेल है इसका मतलब होता है गट्ठर के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। गट्ठर या कपड़ा जो थान में लपेटा हुआ होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कपड़े की थान, कपड़े की थान। थान के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं बेल। जैसे दुकान में जब हम जाते हैं तो ए नंबर ऑफ
बेल्स आर देयर, वहां पे रहता है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, बेल एंड बेल। चौथा जो वर्ड है कंफ्यूज करने वाला, वो देखते हैं कि क्या है। फोर्थ वर्ड इज डेफर और डिफर, दोनों ही वर्ब हैं, डेफर और डिफर। डेफर मीन्स होता है किसी चीज को आगे बढ़ा देना, किसी तिथि को आगे बढ़ा देना। जैसे अभी क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से बहुत से एग्जाम्स सीबीएसई के हों या आईसीएसई के हों, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के हों, उनको डेफर कर दिया गया, उनको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब तिथि को आगे बढ़ाना। तिथि को आगे बढ़ाना, अगर इसके लिए इंग्लिश वर्ड लिखेंगे तो लिख देंगे पोस्टपोन। ठीक है, जैसे मेनी एग्जामिनेशंस हैव बीन डेफर्ड ड्यू टू लॉकडाउन, ये सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर डिफर का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, खासकर ओपिनियन में। जैसे इस मुद्दे पर मैं तुमसे अलग विचार रखता हूं, आई डिफर फ्रॉम यू, तो यहां पे हम लोग इसका हिंदी लिख सकते हैं मतभेद रखना। सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस इशू, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस इशू। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ही डिफर्ड हिज डेट ऑफ मैरिज, उसने अपने शादी के तिथि को आगे बढ़ा दिया ड्यू टू लॉकडाउन। वहां पे हम लोग किस वर्ड को यूज किए, डेफर को। यहां पे किस वर्ड को यूज किया गया, डिफर को। तो दोनों में यही डिफरेंस है। डिफर मीन्स किसी चीज को पोस्टपोन करना और डिफर मीन्स मतभेद रखना। तो दिस इज द डिफरेंस। और लास्ट जो पेयर यहां पे डिस्कस करेंगे वो सिंपल ही है, आप जानते भी होंगे, वो है फिफ्थ, एक वर्ड है एलिजिबल, ये एडजेक्टिव है, और दूसरा इलेजिबल, ये भी एडजेक्टिव है। दोनों ही एडजेक्टिव है, बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, योग्य। जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर बैंक पीओ एग्जाम, बैंक पीओ एग्जाम के लिए आप योग्य हैं। अगर क्वालिफाई करेंगे तो यू विल बिकम ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन ए बैंक, करेक्ट। और सेकेंड वर्ड है इलेजिबल, ये जो वर्ड बना है ये इस वर्ड से बना है, लेजिबल। लेजिबल मीन्स होता है स्पष्ट या क्लियर, और हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं हैंड राइटिंग के लिए। जैसे डॉक्टर लोग की हैंड राइटिंग क्या होती है, वो स्पष्ट नहीं होती, तो उसके लिए निगेटिव वर्ड है इलेजिबल, अस्पष्ट। और लेजिबल मीन्स होता है स्पष्ट, तो यहां पे क्या होगा, अस्पष्ट, अनक्लियर, विच कैनॉट बी रेड, विच कैनॉट बी रेड, जिसको पढ़ना मुश्किल हो, वैसे हैंड राइटिंग को हम लोग कहते हैं इलेजिबल। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं इसका, एलिजिबल का, ही इज एलिजिबल फॉर बैंक पीओ, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए वह योग्य है, तो यहाँ पे एलिजिबल। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं generally doctor's handwriting is illegible। यहां पे हमने इस वर्ड को यूज किया, जनरली डॉक्टर्स हैंड राइटिंग इज इलेजिबल।
यहाँ पे आई हैव रिटन ए सेफ सेंटेंस, यहाँ पे मैंने जनरली लिखा है। अधिकांश ऐसा देखा जाता है, सम एक्सेप्शंस आर देयर, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही क्लियर होती है, बट जनरली देयर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये था कंफ्यूजिंग वर्ड्स का डिस्कशन। आज 5 पेयर को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें वर्ड जो सेट 1 था, जो पहला वाला वर्ड का सेट था, उसमें 2 की जगह पर 3 वर्ड्स थे, बट वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस ऑनलाइन टीचिंग का पूरा फ़ायदा मिले। हम लोग नए वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में फिर एक आपसे जुड़ेंगे और आर्टिकल के बचा हुआ जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर के अंत में 5-10 मिनट कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी, कुछ आपसे जुड़ी हुई बातें होंगी, और उसको आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। कल फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।